हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज बिहार पुलिस का ये टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक टेस्ट नंबर 1 हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो आज आशा होगी कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उस सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं जो आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन सिर्फ देखने को हैं। इसमें प्रत्येक ऑप्शन को एक ऑप्शन को मैंने डिस्क्राइब किया है जो आपको आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और आप एक बार विश्वास से अगर इस पूरे सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी एकदम चीज़ें समझ में आ जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ें आपको बताएं, एक भी चीज़ें छूटे नहीं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। एक एक ऑप्शन को और जितनी भी डिटेल्स हो सके उन सभी को बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है। जो पहला प्रश्न है कि इसे किसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि किसे नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को तो शामिल किया गया है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी शामिल है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ये भी शामिल है। लेकिन जो हमारा अगला है ये ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका फुल सॉल्यूशन कि ये प्रश्न कहाँ से और कैसे लिया गया है। इसके बारे में हम लोग फुल सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत। यहाँ हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, जो ये पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है DPSP है, डायरेक्ट टू स्टेट पॉलिसी, ये क्या है। तो देखिए नीति निर्देशक जो तत्व है इसके हमारे संविधान के अनुच्छेद में 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक एक करके हम सभी अनुच्छेद आपको बताते चलेंगे। और आप लोग इस बात को अच्छे से सुनिए और नोट करते चलिएगा ताकि आपको काम देगा। जो अनुच्छेद 36 है इसमें बताया गया है राज्य को परिभाषित किया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 36 के तहत। इसके बाद एक एक हम बताते चलेंगे, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद जो 37 है, अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, ये अनुच्छेद 37 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद जो 38 आता है ये बताता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में बराबर की न्याय दी जाएगी, ये अनुच्छेद 38 बात करता है। और अनुच्छेद जो 39 है, ठीक है, जो अनुच्छेद 39 है ये बात करता है नागरिकों के लिए समान अवसर का साधन प्रदान करने का बात करता है, समान अवसर देने का बात करता है। और अनुच्छेद जो 40 है ये अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित, ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में बताता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 41 है ये समान नागरिक, जो अनुच्छेद 41 है वो काम, ठीक है, काम और जन कल्याण के लिए, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन या जन कल्याण के लिए बात करता है। और अनुच्छेद जो 42 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 42 है ये श्रमिकों के लिए उचित काम देने का बात करता है, ठीक है, श्रमिकों के लिए उचित काम देने का बात करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद जो 44 है ये समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में ये बात करता है। और सबसे पहले भारत के गोवा में इसको लागू किया गया था। अनुच्छेद जो 45 है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, अनुच्छेद जो 45 है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में अधिकार देता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की सुरक्षा की बात करता है, अनुच्छेद 46 करता है। अनुच्छेद जो 47 है, ठीक है, जो अनुच्छेद 47 है ये अनुच्छेद 47 पोषण स्तर की बात करता है, ठीक है, पोषण स्तर अर्थात गर्भवती महिलाओं, वहाँ भी उनको छूट देने का बात ये करता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद जो 48 है ये कृषि और पशुपालन के बारे में बात करता है, ठीक है, कृषि और पशुपालन के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद जो 49 है राष्ट्रीय धरोहर के बारे में बात करता है, ठीक है, राष्ट्रीय जो धरोहर है उसके बारे में बात करता है। और इसके बाद जैसे हम लोग का स्मारक है, जो भी धरोहर है, स्मारक बनाए गए हैं, उन सभी का सुरक्षा करने का बात करता है। और अनुच्छेद जो 49 है ये राष्ट्रीय
धरोहर का बात करता है, आपको बता दिए। अनुच्छेद जो 50 है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को शक्तियों को अलग करता है, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग करने का काम अनुच्छेद 50 करता है। और अनुच्छेद जो 51 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 51। तो यहाँ से हुआ हमारा फुल सोल्यूशन कि आखिर ये नीति निषेध तत्वों को कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो आपको सब हम बता दिए कि अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायत है, और जो समान सीवी अनुच्छेद 44 है, पृथक करता है ये कार्यपालिका, तो अनुच्छेद 51 हो गया। यहाँ से आपको फुल सोल्यूशन कर दिया और आप इस चीज़ों को समझिएगा तो आपको फायदा करेगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पे हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है। मतलब राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके लिए इसका आधार बनाया गया है, मूलभूत से ये हम लोग देखना है कि किसके लिए आधार बनाया गया है। तो ये राज्य का जो प्रशासन है, ठीक है, राज्य का जो प्रशासन है ये इसके लिए मूल आधार इसको बनाया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न में से किस मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। अगर देखिए इसके पीछे के बारे में हम लोग ज़रा जानते हैं तो 10 जो है, ठीक है, कुल 10 मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य को पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया। ठीक है, रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वां को जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो प्रदान करता है इसको जोड़ा गया था इसके बाद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग चौथा प्रश्न में चलते हैं कि चौथा प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। भारत के 368 किसे, तो इस प्रश्न को जरा आप गौर से देखिएगा क्या है। ऑप्शन ए, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से, ये भी बात सही लग रहा है। संविधान में संशोधन के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से, ये भी बात है। तीसरा है संविधान के संशोधन शक्ति एवं प्रक्रिया। तो देखिए ये बात को अच्छे से समझिएगा, यहाँ संशोधन और यहाँ शक्ति, ये दोनों होगा। ये ऑप्शन में अगर दोनों दिया है तो दोनों होगा, अगर ये अलग अलग दिया है तो अलग अलग होगा। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, जरा सा हम समझते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो जो संविधान संशोधन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। और संविधान जो संशोधन है वो 3 तरीके से होता है। ठीक है, संविधान का संशोधन 3 तरीके होता है। पहला है साधारण बहुमत से। ठीक है, पहला है साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, पहला देखिए, पहला जो होता है साधारण बहुमत और दूसरा जो होता है वो विशेष बहुमत। ठीक है, दूसरा जो होता है वो विशेष बहुमत से होता है। इसमें होता क्या है कि जितने भी वहाँ पे सदस्य मौजूद होते हैं सदन में उसके 50%, ठीक है, 50% उपस्थिति के अगर मतदान करते हैं, यानी 2/3 उसका मतदान करते हैं तो इसको माना जाएगा। और तीसरा है हम लोग का विशेष। ठीक है, तीसरा है विशेष बहुमत के आधार पे और प्लस में राज्यों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत हो प्लस में राज्यों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तब जाकर ये हमारा तीसरा होता है विशेष बहुमत होता है। तो इस बात को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। इसके बाद कुछ संविधान संशोधन है जो बता देते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 73वां संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था कि 73वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें पंचायती को, ठीक है, उसमें पंचायत को जोड़ा गया था। और इसके बाद हुआ 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके तहत क्या हुआ था कि नगर निगम को, ठीक है, नगर निगम को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद बताया आपको 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे इनको शिक्षा के लिए छूट दी गई थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 और है, जैसे 101 हुआ था। ठीक है, 101 हुआ था, ये 2016 में हुआ था। ठीक है, 2016 में हुआ था और ये जीएसटी को लेकर, ठीक है, जीएसटी को लेकर ये हुआ था। और इसके बाद 103, ठीक है, 103 संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है
आपका 2019 में, ठीक है, ये हुआ है 2019 में हुआ है, और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर, ठीक है, EWS, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS, इनको 10% छूट देने की बात की गई थी। ये 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। आप एक बार इस पूरे सीरीज को अगर अच्छे से सुन लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न यहाँ से बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, हर जगह देखने को मिलेगा। तो आप एक बार अच्छे से इस प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा हो गया कि किस मुकदमे, ठीक है, किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार, ठीक है, किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में, ठीक है, संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किसके दिया था, तो इसको देने का जो प्रयास किया गया था वो किया था इसने कि किस, अगर बोलेगा कि किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो इसको किया गया था केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती के द्वारा इसको किया गया था, दिया गया था। और ये आया कब, तो केशवानंद भारती 1973 बनाम केरल राज्य, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। इसके बाद एक संकरी, जो, ठीक है, एक बता दे रहे, एक संकरी, एक यहाँ पर शंकरी प्रसाद बनाम बिहार, जो जमींदारी मामला था, और ये मामला 1991 में आया था। तो इस भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दिया था कि जो 13 का 2 है इसके तहत उल्लंघन कर रहा है, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिसे मौलिक अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो। तो यही बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 के चलते हैं कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है, कह रहा है कि क्यों नहीं है, कि संसद को कोई भी मौलिक अधिकार है और उसको वापस लेने का उसे क्यों अधिकार नहीं है। तो यह संविधान के कह रहा है कि आखिर उसे इस बात के अधिकार क्यों नहीं है। तो देखिए, यह संविधान के भाग 3 में विन्यस्त है, मौलिक अधिकार है, लोकांतर अधिकार है, नहीं, ये संविधान के मूल ढांचे का एक अंग है, ठीक है, इसीलिए संविधान के मूल ढांचे का एक क्या है, अंग है, इसलिए इसको कहा गया है। अब अगला देखते हैं हमारा जो प्रश्न है, अगला नंबर वो देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। भारत के संविधान, ठीक है, ने देश में संसदीय सरकार की व्यवस्था की, सरकार की व्यवस्था निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इस बात को समझिएगा कि जो भारत के संविधान है वो संसदीय सरकार की व्यवस्था की है, और ये किसके प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति है, तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये जो विधायिका होती है ये क्या होती है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, विधायिका को हम लोग संसद कह सकते हैं, ठीक है, विधायिका को क्या कह सकते हैं हम लोग, संसद के नाम से इसे जाना जाता है। विधायिका जो होती है, अगर हम केंद्र में देखें तो एक लोकसभा और एक हो गई हमारी राज्यसभा, ठीक है, एक लोकसभा और एक हो गई हमारी क्या हो गई, राज्यसभा। अगर हम इसका राज्य में देखें तो राज्य में एक होता है विधानसभा, ठीक है, और एक होता है विधान परिषद। ये विधायिका का यहाँ से बांटा गया है। इसके बाद एक और मुख्य बात आती है यहाँ पर कि विधायिका का कार्य क्या है, ठीक है, एक बार याद रखिएगा कि विधायिका का कार्य क्या है। तो विधायिका का सबसे पहला कार्य होता है कानून बनाना, ठीक है, सबसे पहला इसका काम है कानून बनाना। दूसरा काम है जो बजट, ठीक है, इसको बजट को पारित कराना, बजट को पारित कराने में काम भी विधायिका का होती है। और तीसरा काम है सरकार की जवाबदेही तय करना और नीतियों का समीक्षा करना, ठीक है, सरकार की जवाबदेही तय करना और नीतियों का समीक्षा करना, ये हमारा विधायिका का काम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, ठीक है, और पूछा जाए प्रधानमंत्री किस में है तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद कितना है, 74। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजन वाले हैं कि संघ शब्द का उल्लेख कहाँ है।
तो देखिए भारत के जो संविधान है उसमें संघ शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है संघ शब्द का। बट संघ शब्द के बारे में ये बताई गई है कि जो भारत है वो एकीकृत राष्ट्र है, इसलिए इस बातों को प्रयोग किया गया है, वरना इसका कहीं यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया, नहीं प्रस्तावना में है, नहीं भाग 3 में है, नहीं संविधान संशोधन में है, कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ होगा, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हमारा है कि किस नवाब के बारे में उनके दरबारी कर्नल क्लाइव का गधा कहा गया था। ये बात को बहुत ध्यान से ज़रा सुनिएगा, एक कहानी को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसे गधा क्यों कहा गया। तो सुनिए, चलते हैं इस पे, ऑप्शन पे आते हैं। आखिर किसे क्लाइव का गधा कहा गया? तो ऑप्शन ए है मीर जाफ़र, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी है अलीवर्दी खान। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मीर जाफ़र है, ठीक है, इसे ही कहा गया है गधा। ठीक है, किसका? रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा गया। क्यों कहा गया है? तो जो अलीवर्दी खान थे, सबसे पहले बंगाल के नवाब थे, ये अलीवर्दी खान के बाद इनके जो आगे इनका जो नाती कह सकते हैं एक तरह से, इसके लड़की का जो था वो सिराजुद्दौला था, ये इनका अगला नवाब बना। ठीक है, और ये इनका सेनापति था मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र इनका सेनापति था। मीर जाफ़र आगे चल के धीरे धीरे अपनी वर्चस्व बनाने लगा और वो इनके सेना में मुख्य बन गया। मुख्य बनने के बाद हुआ क्या कि जैसे बक्सर की जो ये लड़ाई हुई थी उसमें इससे पहले क्या किया था कि इसने बहुत मतलब जो लड़ाई हुई थी इसमें उसमें सिराजुद्दौला को, ठीक है, इसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर और उसे धोखा देकर और धोखे से उनको हरवा दिया सिराजुद्दौला को, और मीर जाफ़र वहाँ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वहाँ का राजा बन गया। और ये ऐसा राजा बना जो बस नाम का राजा था, बाकी सारे काम अंग्रेज़ों के थे, इसलिए इसे कहा जाता था, ये रॉबर्ट क्लाइव का इसे गधा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसा ये करनी किया उसके बाद वही हुआ कि फिर मीर जाफ़र को भी उसने क्या कर दिया, हटा दिया, और मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर कासिम के बारे में बताया जाता है कि मीर कासिम जो था वो भारतीय शासक में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों से बहुत मतलब एक हिम्मत से लड़ाई की थी, खुल कर लड़ा था। और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की जो सेना है ये तीनों मिलकर एक तरफ से अंग्रेज़ों से युद्ध की और अंततः ये लोग हार गए और यहीं से अंग्रेज़ जो है पूरी तरह से भारत में अपने वर्चस्व को क्या कर लिए, जमा लिए। अब आगे आते हैं कि प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि प्लासी के युद्ध जो, ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 10 है वो प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, यहाँ आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे है कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में हुआ था, वहाँ प्लासी का जो ये कहाँ है, तो कह रहा है कि प्लासी जो है वो कहाँ है। माना आप तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया कि आखिर ये प्लासी है कहाँ, जो युद्ध हुआ था तो वो प्लासी जगह पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि बताइए वो जगह कहाँ है ना। तो देखिए अपन पहले भी हम नाम ले रहे हैं, ये प्लासी जगह कहाँ है, बंगाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर हमारा 11 है कि सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो गद्दी पर कौन बैठेगा? वहीं बैठेगा मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र ने ही सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और उसे धोखा दिया था, युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और धोखे से सिराजुद्दौला हार गए थे और उनके हारने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मीर जाफ़र, और इसे ही रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि शिवाजी, ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत क्या कहलाते थे? देखिए यहाँ पे है कि शिवाजी में सुमंत क्या कहलाते थे। तो इन सभी प्रश्नों को हम आपको पूरी डिटेल्स ले बता दे रहे हैं कि आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसको क्या कहा जाता था। ठीक है, किसको क्या कहा जाता था इसको देखिए। सुमंत को ऐसे तो हम लोग यहाँ विदेश मंत्री कहे जाते थे, ये तो पहले हमारी बात हो गई, लेकिन अब हम पूरे बातों को समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला है कि शिवाजी के पास कुल 8 प्रधान थे। ठीक है, कुल कितने थे? 8, जिसमें से एक थे पेशवा, ठीक है, एक थे पेशवा और दूसरे थे अमात्य, ठीक है, दूसरे अमात्य, फिर थे
वाक निविष्ट, ठीक है, फिर थे वाक निविष्ट। चलिए देखिए, पेशवा जो थे इन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था, वाकनिश को गृह मंत्री, ठीक है, वाकनिश को गृह मंत्री कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो सचिव थे, जो सचिव, तो इन सचिव को विदेश मंत्री कहा जाता था। और जो सेनापति, ठीक है, सेनापति के जो प्रमुख थे उन्हें सेना प्रमुख कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था, सेना प्रमुख कहा जाता था। इसके बाद न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते थे वो वहाँ के मुख्य होते थे, ठीक है, न्यायाधीश वहाँ के मुख्य होते थे। पंडित राव, ठीक है, जो पंडित राव पद था ना, पंडित राव जो पद था वो पंडित राव पद धर्म प्रमुख के लिए, क्योंकि पंडित लोग धर्म का ना काम करेंगे जी, तो धर्म प्रमुख के लिए, ठीक है, पंडित राव जो था वो किसके लिए था, तो वो धर्म प्रमुख के लिए था। और इसके बाद था लास्ट जो था दानाध्यक्ष, ठीक है, तो दान के लिए, जो दानाध्यक्ष, नाम ही से पता चल रहा है, जो दानाध्यक्ष होगा वो किसके लिए होगा, दान के लिए होगा, तो दानाध्यक्ष था, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने अगला प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम लोग का है वो कह रहा है कि, देखिए यहाँ से अगला प्रश्न जो है कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखिए बरदौली जो सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था, आपको डेट बता रहे क्योंकि दरोगा में ज़्यादातर डेट और बिहार पुलिस में पूछा रहा है, इस बार ट्रेंडिंग में है। 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1928 को बरदौली सत्याग्रह हुआ था। ये सूरत जिला के बरदौली एक तालुकात है वहीं पे हुआ था। और इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ पे टैक्स को लेकर अंग्रेज जो लगाए थे उन्हीं को कम कराने के लिए इसको शुरू किया गया था। और इसमें महिलाओं की भी बहुत भागीदारी रही थी। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी। तो जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था, इस बरदौली सत्याग्रह के समय ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मंदिर का प्रमाण मिला है। तो देखिए अभी कोई आएगा बस ऑप्शन से मार देगा फट से मोहनजोदड़ो और खुश हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता से कहीं से भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, इसमें कहीं से भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, ठीक है, याद रखिए इस बात को। ऐसे जाना जाए तो कालीबंगा जो है ना, यहाँ से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, लेकिन मंदिर होने का प्रमाण कहीं नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, जल की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे, इन सब की पूजा करते थे। कोई खास मंदिर में ये लोग पूजा नहीं किया करते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मंदिर में लोग पूजा नहीं किया करते थे। अगला जो प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, इनमें से किस जानवर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। ये देखिएगा प्रश्न ही बहुत कन्फ्यूजन वाला है, आप बस पढ़िए और आंसर मार दीजिएगा। तो यहाँ से गलत पक्का करिएगा, आप जरा अनुमान लगा के देख लीजिए आप गलत मार रहे हैं या सही मार रहे हैं। सिंधु सभ्यता में इनमें से किस जानवर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ से जो है वो मोर का ये किया गया है। यहाँ से घोड़ा का आविष्कार नहीं किया गया। आप बोलिएगा सर रिक्शा बात किसे कर रहे हैं, घोड़ा का तो है यहाँ से। देखिए घोड़ा का जो आविष्कार है ये मात्र 2 ही जगह मिला है। वहाँ का लोथल जो है वो नदी के तट पे ही मिला है और पूरी प्रमाण नहीं हो पाई। हो सकता है कहीं से घोड़ा आया होगा, वहाँ पे होगा तब तो वहाँ किया गया, ऐसा कोई प्रमाण वहाँ पे पूरी तरह से नहीं मिला है। तो घोड़ा का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला, इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्ली और ऊँट का प्रमाण मिला हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रथम तुर्क शासक जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा था। तो देखिए जो दोआब में समझा था वो था कौन, बलबन था, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से जो दोआब समझा था वो कौन था, बलबन था। और ये कौन था, तो ये एक गंगा, ठीक है, एक गंगा और एक यमुना, इन दोनों नदियों के बीच को दोआब कहा जाता था। इन बात को आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे कि बलबन समझता था कि अगर दिल्ली सल्तनत में आर्थिक रूप से इसे मजबूत करना है तो इन दोआबों को सुरक्षित रखना क्या बहुत ही ज़रूरी है। और इसने बाहरी आक्रमणों से इसको बचाया और अच्छी तरह से यहाँ पे उपज किया और ताकि आगे इसको अच्छे से मजबूत की जाए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बलबन हो जाएगा। इनमें से किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, ठीक है, तो ये भी कौन था, बलबन ही था, क्योंकि ये हमें हर तरह से बलबन चाह रहा था कि हम अपनी सेना को मजबूत बनाएं और मजबूत बनाने के लिए इसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था, वो बलबन ही था।
प्रश्न नंबर हमारा 18 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो चलिए देखते हैं जरा, दिल्ली सल्तनत में कौन शामिल नहीं था। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत, तो ये गुलाम वंश, ये लोधी वंश और सैयद वंश, ये तीनों तो थे, लेकिन मुगल वंश ये ऑलरेडी ये खुद का अलग है, तो ये दिल्ली सल्तनत में कैसे आएगा? अब गुलाम वंश जो पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन जो थे वो ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान दिया करते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। इसके बाद लोधी वंश, ठीक है, तो लोधी वंश के थे वो संस्थापक थे बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासन कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। ठीक है, और अगला सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश का अगर देखा जाए तो सैयद वंश का क्या था कि इसका शासक कौन था? तो इसका जो सैयद वंश का शासक था वो शाह आलम, ठीक है, को हराकर लोधी वंश का इसने स्थापना किया था वहाँ पे। और इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पे कि बाबर। ठीक है, मुगल वंश जो था, यहाँ से ये मुगल जो वंश था इसका संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था इसका संस्थापक? बाबर था। इसको बुलाया गया था भारत में, और बुलाने के बाद ये अंततः ये खुद अपना क्या कर लिया? स्थापना कर लिया। बाबर से जुड़े कुछ लड़ाई है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा हम लोग देखेंगे कि बाबर ने कौन कौन लड़ाई किया और किस किस के साथ किया। तो बाबर का जो पहला है वो पानीपत। ठीक है, याद रखिएगा, पानीपत ना, पानीपत जो 1526, ठीक है, 1526 में हुआ। ये इब्राहिम लोदी, ठीक है, याद रखिएगा, इब्राहिम प्लस बाबर के बीच में हुआ था 1526। एक सीरीज याद रखिएगा आप लोग, पहला 1526 हुआ, फिर हुआ 1527, ठीक है, 1500 फिर हुआ 27, 1527 में हुआ खनवा। ठीक है, खनवा, तो ये खनवा पूछता है कि खनवा किसके बीच में हुआ था? तब खनवा हुआ था मेवाड़ के राजा के साथ। ठीक है, मेवाड़ के राजा राणा संगा को इसने क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, तो ये 1527 हो गया। फिर 1528, ठीक है, 1528 जो में चंदेरी का हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, चंदेरी का 1527 में हुआ था चंदेरी, और ये मेदिनी राय को हराया। ठीक है, मेदिनी राय को हराया चंदेरी में। और 1529 में हुआ, ठीक है, 1529 में हुआ, ठीक है, घाघरा। याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, जिसमें अफगान विद्रोह को, ठीक है, अफगान विद्रोह को इसने हराया। और अंततः 1530 ईस्वी में बाबर का हो गया मृत्यु। ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो यहाँ से ये इसका प्रश्न हमारा समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अगला प्रश्न ही हमारा, अगला प्रश्न है कि खनवा के युद्ध में, ठीक है, खनवा के युद्ध में बाबर किससे लड़ा था? ठीक है, तो अभी आपको हम बता दिए खनवा में किससे लड़ा था, तो ये मेवाड़ के राणा संगा से। किससे लड़ा था? मेवाड़ के राणा संगा से लड़ा था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? ठीक है, कह रहा है कि जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो किस देश के सहयोग से बना है। तो जो बरौनी है, ये इसकी बरौनी तेल शोधक कारखाना पर देखते हैं कि इसका स्थापना हुआ था 1964 में। याद रखिएगा, बरौनी जो है 1964 में हुआ था। और ये सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ USSR जो विघटित हो गया, इसका 1991 में इसका विघटन हो गया। ये सोवियत संघ रूस के सहायता से क्या बना हुआ था? सोवियत संघ रूस के सहायता से बना था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। एक आध और प्रश्न यहाँ से जो बनता है वो बता दे रहे आपको कि यहाँ से जर्मनी के, ठीक है, कहेगा कि जर्मनी के सहायता से कौन बना था? तो देखिए, जो हल्दिया रिफाइनरी है, ठीक है, जो हल्दिया रिफाइनरी है वो ये जर्मनी के सहायता से क्या बना था? हल्दिया रिफाइनरी। ठीक है, और जो डिगबोई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, डिगबोई जो है ये असम के, ठीक है, जो डिगबोई है ये असम में है। ये 1901 में इसका हुआ था स्थापना, और ये किसके? ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित कहाँ हुई थी? ये हुई थी पटना में। ठीक है, कहाँ हुई थी? ये पटना में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 22 चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि पितृपक्ष, ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है कि पितृपक्ष मेला कहाँ होता है? तो पितृपक्ष मेला आपको पता होगा ये गया में, ठीक है, कहाँ होता है?
गया में इसको आयोजित किया जाता है विष्णुपद मंदिर में। और यहाँ पे जो पितृ हैं उनको श्राद्ध देने के लिए पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? ठीक है, मगध और अंग को कौन सी नदी, यहाँ से कन्फ्यूजन है प्रश्न में, बस आप ध्यान रखिएगा। इसको चंपा करती है। ठीक है, कौन नदी अलग करती है? तो इसको अलग करने का काम कौन करती है? तो चंपा करती है। कभी कभी प्रश्न में गंगा भी देता है, लेकिन यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो चंपा होगा। ठीक है, कौन अलग करती है? तो चंपा अलग करती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि जीन चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, जीन चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो जीन चिकित्सा के जनक के रूप में है ये एंडरसन को जाना जाता है। ठीक है, एंडरसन को जीन चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25 है, कवकों। ठीक है, कवकों का अध्ययन, ठीक है, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसको किया जाता है फाइकोलॉजी में। ठीक है, और सवाल का कहेगा तो साइकोलॉजी। ठीक है, सवाल कहेगा तो माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी में किया जाता है। आगे है सिस्टमा नेचुरी पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, सिस्टमा का कौन है? तो देखिए ये लिनियस है, कैरोलस लिनियस। ये सिस्टमा नेचुरी पुस्तक का क्या है? लेखक है। अरस्तु जो बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। डार्विन, ठीक है, विकासवाद के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। और रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका का खोज किया था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जीवधारी के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो जीवधारी के, तो इसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। याद रखिएगा, फिजियोलॉजी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है? ये टैक्सोनॉमी जो होता है याद रखिएगा। और ये जो हमारा का सर्पेटोलॉजी, ये सर्प के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, सर्प के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहा जाता है ना, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यहाँ देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 28 का प्रश्न क्वेश्चन क्या है कि जैव विकास को किसने समझाया था? तो सर्वप्रथम को समझाने का प्रयास लैमार्क ने किया था। ठीक है, कौन किया था? लैमार्क। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विटेकर द्वारा जीवों के वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया था? ठीक है, विटेकर ने किसे शामिल नहीं किया था? तो देखिए गलत है, यहाँ प्रश्न हमारा गलत है। इसने सबको शामिल किया था। ठीक है, यहाँ पे सबको इसने क्या किया था? शामिल किया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन गेहूं का वैज्ञानिक नाम है? आप बताइए जरा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए ट्रिटिकम। ठीक है, ट्रिटिकम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये आम का मैंगीफेरा मैंगो, ये आम का है। बोस इंडिका, ठीक है, ये गाय का है, बोस इंडिका। आगे बढ़ते हैं, किससे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है? ठीक है, किसे वास्तविक जीवाणु कहा जाता है? तो यू बैक्टीरिया को। याद रखिएगा, यू बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साइंस के प्रश्नों को हम वन लाइनर करते चलेंगे, बाकी जिसका डिस्कशन करना होगा वो पूरी समझाने का प्रयास भी हम करेंगे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33 है कि न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना किसको देता है? ठीक है, तो देखिए न्यूटन का पहला गति क्या है? जड़त्व के बारे में बताता है। और ये जड़त्व क्या है? किसी भी गति की जो अवस्था है उसका विरोध करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है विरामाक का जड़त्व। ठीक है, एक होता है गति की जड़त्व और एक है विरामाक का जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम बताता है। ठीक है, और न्यूटन के दूसरे नियम से हमें F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, F बराबर ma, इसकी हमें क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है, सूत्र की पता चलती है। और तीसरा नियम क्रिया का प्रतिक्रिया है। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, INS वेला क्या है? ठीक है, INS वेला क्या है? तो देखिए ये एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। करंट से भी बहुत ही मज़ेदार प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो। बिहार पुलिस में भी पिछले बार मैंने खुद एग्जाम को निकाला है, वहाँ पर भी प्रश्न जो है करंट अफेयर से लगभग 5 से 6 थे। तो आप करंट अफेयर पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारा प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में, ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? ये सब जान रहा है कि विपक्ष का नेता कौन है जी? राहुल गांधी हैं। ठीक है, विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी हैं।
प्रश्न नंबर 37 है कि इनमें से कौन भारत की पहली महिला एडीसी बनी है। यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जब भी कहेगा पहली महिला तो पहली महिला बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। जब भी कहेगा पहली महिला कौन है तो पहली महिला ही बहुत पूछा जाता है। तो ये पहली महिला बनी है मनीषा पाढ़ी। इस बात को याद रखिएगा, जब भी कोई पहली पूछा जाए तो पहली में खासकर महिला पूछा जाए तो वो प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 38 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ ईयर 2024 के लिए घोषित किया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे किया गया है तो मैनफेस्ट को, ठीक है, याद रखिएगा मैनफेस्ट को किया गया है 2024 वर्ड के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चिराग योजना, ठीक है, चिराग योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। चिराग योजना जो है वो किस सरकार द्वारा, तो इसे हरियाणा के सरकार ने लॉन्च किया है, किसे, चिराग योजना को। अगला प्रश्न हमारा है कि रामवन अनारदान, ठीक है, रामवन अनारदाना किस वर्ष 2024 में जीआई टैग पाया। देखिए रामवन अनार का दाना, ठीक है, याद रखिएगा जीआई टैग क्या होता है, ये पूरे भौगोलिक के लिए दिया जाता है जीआई टैग। और अनारदाना को बोल रहा है कि कौन दिया था, तो अनार ज़्यादातर कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, तो किसको दिया गया, जम्मू कश्मीर से दिया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 41 पर। प्रश्न नंबर 41 है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाया गया, ये वहाँ के राष्ट्रपति बनने वाले किस नंबर के राष्ट्रपति हुए, ठीक है, किस नंबर के हुए, तो ये वहाँ के राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं ये 47वें नंबर के वहाँ राष्ट्रपति ये बने हैं। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या है। भारत के, ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु कहाँ है, तो सबसे पहला लंबा पुल अटल सेतु कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिए इस बात को। इनमें से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कुमायूं हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो नंदा देवी है, याद रखिएगा नंदा देवी कुमायूं हिमालय सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम सामान्य चलती है, जेट स्ट्रीम सामान्य कहाँ चलती है, तो क्षोभ मंडल में, कहाँ चलती है, क्षोभ मंडल में। जितने भी प्रकार के आंधी तूफान ये सब आते हैं वो सब कहाँ आते हैं, तो क्षोभ मंडल में ही आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 45 है कि फेरल के नियम के अनुसार हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में अपने, ठीक है, देखिए अगर बोला जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में कितने चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाएं चलेगी, उल्टा होती है, और उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं चलती है। और फेरल के नियम के अनुसार ही जो भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो वस्तु ऊपर की ओर जाती है लेकिन थोड़ी सी तिरछा मुड़ जाती है, वो सब किसके चलते होता है, तो फेरल के नियम की होता है। जो समुद्र में लहरें चलती है वो लहरें सीधी नहीं चलती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, वो भी किसके चलते होती है, तो फेरल के नियम के अनुसार ही होती है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है एल नीनो क्या है, ठीक है, एल नीनो क्या है, तो जो ये एल नीनो है ये क्या है, हम लोग की गर्म जलधारा है, ठीक है, और एक होती है लाल नीनो, याद रखिएगा, तो लाल नीनो जो है वो ठंडी जलधारा है और एल नीनो जो है वो गर्म जलधारा, ये दोनों जलधारा ही है, ठीक है, ये दोनों क्या है, जलधारा है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग प्रश्न नंबर 47, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 हमारा कह रहा है कि देखिए प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें क्या कहलाती है, ठीक है, जो विनाशकारी पवनें क्या कहलाती है, तो ये पवनें कहलाती है उत्तरी मैदान में चलने वाली शुष्क पीड़ादायक पवनें, ठीक है, उत्तरी मैदान में चलने वाली शुष्क पीड़ादायक पवनें। प्रश्न नंबर 48 है कि देखिएगा प्रश्न नंबर 48 यहाँ पर बता रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है। अभी हम आपको बताए हैं कि अनुच्छेद जो संविधान संशोधन 101 है जो जीएसटी से संबंधित है, यही तो है जीएसटी से संबंधित है, तो पूछ रहा है कि आखिर ये क्या है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, तो ये गंतव्य आधारित एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, याद रखिए कैसा कर है, एक प्रत्यक्ष कर है। अगला है राजा चलैया समिति का संबंध किसे है, राजा चलैया का, तो ये कर सुधार से, याद रखिएगा कर सुधार से, टैक्स सुधार से संबंधित है राजा चलैया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है शेयर बाजार के संदर्भ में, शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, बताइएगा कि आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप जो होता है वो है आरंभिक सार्वजनिक, ठीक है, याद रखिएगा इसका हो जाएगा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, याद रखिएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, याद रखिएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा, एक बार आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे इसी तरह का टेस्ट कराया जाए, इसके लिए आप हमें राय और सलाह ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार। कोशिश कीजिए, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपका भी होने वाला है। आप अच्छी तरह से इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, ये मेरी वादा है। जय हिंद।